2017 में तय की गई थी, लेकिन कई वजहों से देरी होते होते ये जुलाई 2023 तक आ गई। 1 जून 2023 को बोइंग ने कहा कि हम इस उड़ान को टाल रहे हैं। 7 अगस्त 2023 को कंपनी ने कहा कि स्पेसक्राफ्ट की सारी दिक्कतें खत्म हो चुकी हैं। अगली उड़ान 6 मई 2024 को तय की गई, यानी इस साल। लेकिन फिर ये लॉन्चिंग टाली गई क्योंकि एटलस रॉकेट में ऑक्सीजन वाल्व में कुछ दिक्कत आ रही थी। इसके बाद स्पेसक्राफ्ट में हीलियम लीक की वजह से लॉन्चिंग टाली गई। आखिरकार 5 जून को सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर इस स्पेसक्राफ्ट को लेकर अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए। 8 दिन बाद 13 जून को इन्हें वापस आना था, लेकिन अब तक स्पेस स्टेशन पर ही फंसे हुए हैं। स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट की ये पहली मानव युक्त उड़ान है, यानी सुनीता और विल्मोर के साथ स्टारलाइनर ने स्पेस स्टेशन के लिए उड़ान भरी है। बोइंग का नासा के अपोलो, स्पेस शटल और स्पेस स्टेशन प्रोग्राम से पुराना रिश्ता था। नासा ने अक्टूबर 2011 में बोइंग को स्पेसक्राफ्ट बनाने के लिए हरी झंडी दी। स्टारलाइनर बनते बनते 6 साल लग गए। 2017 में बना। 2019 तक उसके परीक्षण उड़ान होते रहे, लेकिन इन उड़ानों में कोई इंसान शामिल नहीं था। ये मानव रहित उड़ानें थीं। क्या संभव है सुनीता की वापसी? क्या सुनीता विलियम्स की घर वापसी हो सकेगी? ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। नासा चाहता है कि बोइंग स्टारलाइनर को ठीक कर उसके जरिए उन्हें वापस लाया जाए। स्टारलाइनर के अलावा भी नासा के पास अन्य विकल्प हैं, लेकिन नासा ने पहले इससे बड़ी समस्या का सामना किया है। नासा को एक मिशन में ऐसी समस्या आई थी जो किसी हॉलीवुड फिल्म की तरह थी, लेकिन तब भी नासा अपने अंतरिक्ष यात्रियों को धरती पर ले आया था। आज से 54 साल पहले एक अंतरिक्ष यान में विस्फोट के चलते 3 अंतरिक्ष यात्री धरती से 3.30 लाख किलोमीटर दूर चंद्रमा के चारों ओर घूमते रहे। यह मिशन था अपोलो 13, जिसे 1970 में लॉन्च किया गया था। यह नासा का चंद्रमा पर तीसरा इंसानी मिशन था, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा के क्रेटर फ्रा माउरो के पास उतारना था। अपोलो 13 से रेडियो के जरिए एक मैसेज आया, ह्यूस्टन, हमें एक दिक्कत है। 3 अंतरिक्ष यात्री जो अंतरिक्ष में फंसे थे, उनका नाम जिम लोवेल हैंक्स, फ्रेड हाइस बैक्स्टर और जैक स्विगर्ट बेकन था। कमांडर जिम लोवेल और चंद्र मॉड्यूल पायलट फ्रेड हाइस को 15 अप्रैल को चंद्र मॉड्यूल से उतरना था। यहां वो 33 घंटों तक रहते। कमांड मॉड्यूल पायलट स्विगर्ट को ओडीसी में ही रहना था। जब अंतरिक्ष यान में हुआ धमाका। यह अंतरिक्ष यान 3 हिस्सों में बना था। कमांड मॉड्यूल, जहां अंतरिक्ष यात्री थे, चंद्र मॉड्यूल, जिससे चंद्रमा पर जाना था, और मुख्य इंजन और ऑक्सीजन टैंक का हिस्सा। नासा के मुताबिक लॉन्चिंग के 5-6 मिनट बाद उन्हें वाइब्रेशन महसूस हुई। मिशन के 2 दिनों बाद अपोलो 13 के चालक दल ने टीवी पर लाइव प्रसारण किया। इसी दौरान मिशन कंट्रोल ने स्विगर्ट को ऑक्सीजन टैंक में एक रूटीन हलचल करने का निर्देश दिया। इसके करते ही अंतरिक्ष यान हिल गया। 9 मिनट बाद स्पेसक्राफ्ट में एक धमाका हुआ। ऑक्सीजन टैंक में यह विस्फोट हुआ था। धमाके से एक हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। हालांकि बाद में पता चला कि लॉन्चिंग से पहले ही ऑक्सीजन टैंक क्षतिग्रस्त था। 21 अप्रैल को चालक दल को पृथ्वी पर लौटना था, लेकिन अंतरिक्ष यान में विस्फोट के कारण वो 4 दिन पहले ही धरती पर लौटा। इस बीच इसरो चीफ ने सुनीता के हौसलों को सलाम किया है। डॉक्टर एस सोमनाथ ने कहा कि इसरो को सुनीता विलियम्स के साहस पर बहुत गर्व है। हम सभी को उन पर गर्व है। उनके नाम कई मिशन हैं। किसी नए अंतरिक्ष यान की पहली उड़ान में यात्रा करना साहस की बात है। वो खुद डिजाइन टीम का हिस्सा हैं और उन्होंने अपने अनुभव से इनपुट का इस्तेमाल किया है। अंतरिक्ष यात्रा हमेशा से खतरों से भरी रहती है, लेकिन इस मिशन ने तो बोइंग के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। और चलिए अब बात करेंगे संसद सत्र की, क्योंकि संसद का सत्र इस बार काफी हंगामेदार चल रहा है। शुक्रवार को दोनों सदनों में पेपर लीक के मुद्दे को लेकर जमकर हंगामा हुआ और सदन की कार्यवाही 1 जुलाई यानी कि कल तक के लिए स्थगित है। अब कल जब एक बार फिर से पक्ष और विपक्ष सदन में आमने सामने होंगे तो यह माना जा रहा है कि हंगामा जरूर होगा। पूरा मामला आप विस्तार से रिपोर्ट में समझिए।
स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। सरकार जवाब देने के लिए तत्पर भी है। 7 साल में 70 बार पेपर लीक होता है। आई डू नॉट सदन नहीं चलाने देना ये संसदीय लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। सरकार किसी भी प्रकार की चर्चा के लिए तैयार है। पेपर लीक का मुद्दा जब संसद में उठा तो शोर सड़कों तक सुनाई दिया। राहुल गांधी की मांग का समर्थन कर पूरा विपक्ष हंगामा करने लगा। विपक्ष के हंगामे की वजह से शुक्रवार सुबह 11 बजे कार्रवाई शुरू होने के बाद 15 मिनट में ही सदन 12 बजे तक स्थगित कर दिया गया। हालांकि दोपहर 12 बजे कार्रवाई दोबारा शुरू होने पर विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा रहा। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष को आश्वासन दिया कि सरकार हर मुद्दे पर जवाब देने को तैयार है, लेकिन विपक्ष का हंगामा फिर भी जारी रहा। राष्ट्रपति का अभिभाषण के चर्चा के प्रस्ताव के दौरान पूरा अपने बात रख सकते हैं और हम सर आपके माध्यम से मैं विपक्ष के लोगों को आश्वासन देता हूं कि चर्चा के दौरान कोई भी मुद्दा आएगा हम जवाब के लिए तैयार हैं। लोकसभा में मचे हंगामे भले ही कार्यवाही स्थगित होने के बाद थम गए, लेकिन यही तस्वीर एक बार फिर सदन में दिखने वाली है जब 1 जुलाई को फिर से सदन की कार्रवाई शुरू होगी, क्योंकि नीट विवाद पर विपक्ष अडिग है। कल भी सदन में हंगामे के आसार हैं। 3 आपराधिक कानून पर बहस संभव है। कल से देश में लागू होंगे 3 नए कानून। दरअसल 3 आपराधिक कानून को लेकर विपक्ष पहले से लामबंद है। यहाँ तक कि विपक्ष की तरफ से इसका विरोध भी हो चुका है। ऐसे में माना जा रहा है कि कल सदन में इसको लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने हो सकते हैं। सदन का विरोध और सड़क के विरोध में अंतर होना चाहिए। आप सदन में अपनी बात को कहिए, राष्ट्रपति अभिभाषण में पूरे मुद्दे पर कहिए। आप राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा नहीं करना चाहते, आप मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते, नीट के मुद्दों पर राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा नहीं करना चाहते, देश के और मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते। इधर राज्यसभा में भी विपक्ष का हंगामा जारी है और कल भी कुछ ऐसी ही तस्वीर दिख सकती है, क्योंकि 2 दिन पहले पेपर लीक पर हंगामा इतना जोरदार था कि राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खुद वेल तक पहुंच गए। राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे से सभापति जगदीप धनखड़ नाराज हो गए और संसदीय इतिहास का सबसे दागी दिन बताया। आज का दिन भारतीय संसद के इतिहास में इतना दागी हो गया है कि प्रतिपक्ष के नेता स्वयं वेल में आए हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ है। मैं पीड़ित हूं, मैं अचंभित हूं। भारतीय संसदीय परंपरा इतनी गिर जाएगी कि प्रतिपक्ष के नेता वेल में आएंगे, डिप्टी लीडर वेल में आएंगे। संसद में जारी जोरदार टकराव पर एक बात तो साफ है कि 18वीं लोकसभा में भी सत्ता पक्ष और विपक्ष में 36 का आंकड़ा है, क्योंकि पिछले 5 दिनों में सदन में जो तस्वीरें सामने आई वो पिछले 10 साल से बिल्कुल अलग है और आने वाले 2 दिनों में और भी अलग रहने वाली है, क्योंकि 2 जुलाई को पीएम मोदी भी लोकसभा को संबोधित कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। 9 महीने की गाजा जंग में इजरायल बुरी तरीके से फंस चुका है। अभी तक लग रहा था कि इजरायली सेना हमास का सफाया कर देगी, लेकिन अब हालात अलग हो गए और हालात इतने खराब हुए हैं कि ईरान, यमन और सीरिया की तरफ से इजराइल पर हमले की बड़ी तैयारी हो चुकी है। इजराइल ने मौके की नजाकत को भांपा और ये ऐलान कर दिया कि अब कयामत युद्ध होकर रहेगा। एक 1000 किलोग्राम के 14,000 बमों से हमला, फिर भी हार गया इजराइल।
जो इजराइल दावा कर रहा था कि महज 60 दिन में हमास का सफाया कर देगा, वो इजराइल 9 महीने बाद भी अमेरिका और पश्चिमी देशों से जंग के लिए हथियार मांग रहा है। जो इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह के 40 कमांडरों को मारने का दावा कर रहा था, वो इजराइल अब लेबनान, यमन, सीरिया और ईरान से होने वाले संयुक्त हमले को लेकर घबराया हुआ है और दुनिया के सामने कह रहा है कि अगर मिडिल ईस्ट के देशों ने मिलकर इजराइल पर हमला किया तो इजराइल कयामत युद्ध करने के लिए मजबूर हो जाएगा। अब होगा कयामत युद्ध, ईरान, यमन, सीरिया से ट्रिपल जंग। प्रधानमंत्री नेतन्याहू लगभग हर दिन जंग के कमांड सेंटर में कमांडरों से यही पहला सवाल करते हैं कि हमास की आखिरी बटालियन कब खत्म होगी। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट अपने जनरलों से यही पहला सवाल करते हैं कि गाजा युद्ध हम कब जीतेंगे और हिजबुल्लाह के हमलों को कैसे रोकेंगे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब तक इजराइल के टॉप कमांडरों ने गाजा और लेबनान पर जितने भी बड़ी जंगी दावे किए गए हों, वो सबके सब हवाई निकले हैं। हकीकत में इजरायली सेना के पास हथियारों की भारी कमी है और यही वजह है कि अब इजरायल को लगने लगा है कि मध्य पूर्व देशों के साथ साथ ईरान, सीरिया और यमन इजरायल पर हमला कर सकते हैं। इसी को देखते हुए इजरायल के विदेश मंत्री इजरायल कैट्ज ने अब कयामत युद्ध की धमकी दे दी है। इजरायल के विदेश मंत्री की यह धमकी खास तौर से ईरान और लेबनान को लेकर है। इजरायल कैट्ज ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि ईरान को उसके विध्वंसक संदेश ने उसे विनाश के योग्य बना दिया है। जो शासन विनाश की धमकी देता हो उसे बर्बाद कर दिया जाना चाहिए। इजरायल कैट्ज ने यह भी लिखा है कि अगर ईरान समर्थित हिजबुल्लाह लेबनान से इजरायल पर अपनी गोलीबारी बंद नहीं करता और बॉर्डर से दूर नहीं जाता है तो इजरायल उसके खिलाफ पूरी ताकत से कार्रवाई करेगा। जून को वाराणसी पहुंची रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने अपने बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी के लिए बनारसी साड़ियों की शॉपिंग की। उन्होंने कई बनारसी साड़ी के ऑर्डर भी दिए। अंबानी परिवार से साड़ियों के ऑर्डर मिलने पर काशी के बुनकर बेहद ही उत्साहित नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट में आप देखिए। अंबानी परिवार अनंत अंबानी की शादी की तैयारियों में जुटा हुआ है। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी बेटे अनंत अंबानी की शादी की कार्ड को काशी विश्वनाथ मंदिर में अर्पित करने पहुंची थी। इस दौरान नीता अंबानी ने शादी के लिए बनारसी साड़ियां खरीदी। उन्होंने खुद के लिए 1,80,000 की लाख बूटी की साड़ी खरीदी। साथ ही और भी 60 साड़ियां पसंद की। वाराणसी के एक होटल में बनारस के बुनकरों द्वारा बनाई गई साड़ियों का स्टॉल लगाया गया। यहाँ अलग अलग डिजाइन की साड़ियाँ थी। नीता अंबानी ने साड़ियों के बारे में जानकारी भी ली। साड़ी व्यापारी अमरीश कुशवाहा को नीता अंबानी की टीम द्वारा संपर्क किया गया, जिसके बाद बनारस के होटल में अमरीश कुशवाहा ने अपने यहाँ बनाई गई अलग अलग साड़ियों की कई साड़ी का स्टॉल लगवाया और नीता अंबानी को साड़ियाँ दिखाई गई। नीता अंबानी जी के लोग आए थे जिस दिन आने वाली थी बनारस में, तो हम तो उन्होंने संपर्क किया और हमने उनको 50 से 60 साड़ी लेकर इकट्ठा करके होटल ताज में मैं गया हुआ था और खुद नीता अंबानी देर रात में आई जो है, उन्होंने साड़ियों को देखा और उसमें परचेजिंग किया। उसमें से एक दो साड़ी उनको बहुत खास लगी जो है हमारी, जिसको लखा बूटी हम लोग कहते हैं और रियल जरी की साड़ी, सोने चांदी के तार की बनी हुई और लाल कलर की है जो है, और उसने उसको अपने खास के लिए मैंने रखा कि हमको बहुत अच्छा लग रहा है जो है, उन्होंने लिया। उसके साथ और भी साड़ियाँ ली जो उन्होंने कहा, एक जो है अभी उनके पास ही वो साड़ियाँ हैं जो है, तो उन्होंने कहा कि इसको हम अपने ऑकेजन में पहनेंगे जो है।
साड़ी व्यापारी अमरीश कुशवाहा के मुताबिक नीता अंबानी को लाख बूटी की साड़ी पसंद आई, जिसकी कीमत 1,80,000 रुपए है। साड़ी बनाने वाले कारीगर का कहना है कि उन्हें बेहद खुशी है कि उनके हाथ से बनी साड़ी नीता अंबानी को पसंद आई। और उस साड़ी की खासियत है कि सर उसको हम लोग लखा बूटी एक नाम दिए हुए हैं और उसमें 90,000 के पास बूटियाँ आप गुनेंगे तो 90,000 के आसपास बूटियाँ उसमें आएगी। और उस साड़ी का खासियत ये है कि वो सिल्क के कपड़े पर बुना हुआ है, जरी लगी हुई है, रियल जरी लगी हुआ है, जैसे कि चांदी का तार लगा हुआ है, उस पर गोल्ड का पानी चढ़ा हुआ है। सर हमको तो बहुत खुशी है कि कम से कम हमारे हिंदुस्तान की एक जानी मानी हस्ती और मेरे हाथ से बुनी हुई साड़ियों को उन्होंने चॉइस किया और ले जाएंगे और पहनेंगी। जब वो पहनेंगी तो मीडिया के सामने आएंगे, दिखेंगे तो मुझे भी दिखेगा, तो मैं अपने दोस्तों को गौर से दिखाऊंगा कि देखो ये मैंने बनाई हुई साड़ियाँ है, मेरे हाथ की साड़ियाँ नीता अंबानी जी पहनी हुई हैं। नीता अंबानी ने बनारसी साड़ियों को बनाने की कला की तारीफ करते हुए कई बुनकरों को साड़ी बनाने के ऑर्डर दिए। अनंत और राधिका की शादी में बनारसी साड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तारीफ मिलेगी और इस साड़ी को बनाने वाले कारीगरों के काम को बढ़ावा भी मिलेगा। वाराणसी से रवि पांडे की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन बस इतना ही। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।